आज की दुनिया में हर किसी को तुरंत नतीजे चाहिए, मतलब इंस्टेंट जवाब, इंस्टेंट सफलता, इंस्टेंट रिएक्शन। बिल्कुल। लेकिन हमारे आज के स्रोत स्ट्रेटेजिक पेशेंस, व्हाई साइलेंट मैन ऑलवेज विन के हिसाब से असली ताकत इंतजार करने में है, चुप्पी साधने में। तो आज हम इसी मतलब अजीब लेकिन शक्तिशाली विचार की गहराइयों में उतरेंगे कि धैर्य और खामोशी को एक रणनीतिक हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बहुत ही जरूरी विषय है, क्योंकि सोच के मुताबिक जिसे हम धैर्य समझते हैं वो सिर्फ क्या कहते हैं, हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। अच्छा। ये एक एक्टिव सोची समझी रणनीति है। सोच कहता है कि आज की सबसे बड़ी कमजोरी जल्दबाजी है, सोचने से पहले बोलना, समझने से पहले प्रतिक्रिया देना। और इसका नतीजा ये होता है कि लोग अपने ही शब्दों और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के एक तरह से कैदी बन जाते हैं। उनकी सारी एनर्जी या तो सफाई देने में जाती है या गलतियों को सुधारने में। कैदी बन जाते हैं, ये एक मजबूत शब्द है। तो चलिए आज इसे परत दर परत समझते हैं। सोर्स की शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली विचार से होती है। दुनिया को सबसे ज्यादा परेशानी सन्नाटे से नहीं, इंतजार से होती है। जो रुक सकता है वही असल में कंट्रोल में होता है। बिल्कुल। और इस विचार को साबित करने के लिए सोर्स में कुछ बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक कहानियां हैं। पहली कहानी जापान से है, 47 रोनिन की। हाँ, 47 रोनिन। ये वो समुराय थे जिनके स्वामी को एक भ्रष्ट अधिकारी ने धोखे से मरवा दिया था। अब यहाँ एक दिलचस्प दुविधा थी। परंपरा के हिसाब से तो उन्हें तुरंत बदला लेना चाहिए था, है ना? बिल्कुल। और यही सब उम्मीद कर रहे थे। तुरंत बदला लेना सम्मान की बात होती, उनके क्या कहते हैं, कोड ऑफ ऑनर का हिस्सा था। तो उन्होंने क्यों नहीं किया? यहीं पर स्ट्रेटेजिक शब्द का महत्व सामने आता है। उन्होंने देखा कि तुरंत प्रतिक्रिया देना भावनात्मक रूप से संतोषजनक तो होता, पर रणनीतिक रूप से आत्मघाती होता। मतलब? दुश्मन प्रियांका ताकतवर था। अगर वो हमला करते तो वो सब मारे जाते। नतीजा होता बदला, पर अधूरी जीत या शायद हार। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो 47 के 47 समुराय बिखर गए। कोई भिखारी बन गया, कोई शराबी। सोर्स में बताया गया है कि उनके लीडर ने तो अपनी पत्नी और बच्चों तक को छोड़ दिया था, ताकि ये लगे कि वो पूरी तरह से टूट चुका है। हाँ, और समाज में वो मजाक का पात्र बन गए। बिल्कुल। लोग उन पे थूकते थे और उन्हें कायर कहते थे। उन्होंने अपनी सामाजिक पहचान को मतलब पूरी तरह से मिटा दिया। पर ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ छुपना नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। मनोवैज्ञानिक युद्ध कैसे? उन्होंने जानबूझकर कमजोरी और लाचारी की एक कहानी गढ़ी। जब आप इतने नीचे गिर जाते हैं कि लोग आपको खतरा मानना ही छोड़ दें, तब आप सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अच्छा। उनका दुश्मन, वो भ्रष्ट अधिकारी, उन्हें हर रोज अपमानित होते हुए देखता था और उसकी तसल्ली बढ़ती जाती थी कि भाई अब कोई खतरा नहीं है। और ये सब 1-2 दिन नहीं, पूरे 2 साल तक चला। सोचकर भी अजीब लगता है, 2 साल तक हर रोज ये अपमान सहना। हर रोज। इसका नतीजा ये हुआ कि उनके दुश्मन ने मान लिया कि खतरा पूरी तरह टल गया है। वो निश्चिंत हो गया, उसने अपनी सुरक्षा बहुत कम कर दी। और फिर एक बर्फीली रात में जब दुनिया सो रही थी, वो 47 रोनिन चुपचाप वापस आए। उन्होंने हमला किया, अपना बदला पूरा किया, और इस मिशन में उनका एक भी आदमी नहीं मारा गया। कमाल है। और यहाँ पे जो आकर्षक बात है वो ये है कि ये सिर्फ धैर्य नहीं है, सोर्स इसे स्ट्रेटेजिक पेशेंस कहता है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस? हाँ, ये दूसरों को गलती करने का मौका देने की कला है। जो व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है वो अपनी सारी रणनीति, अपनी सारी भावनाएं उजागर कर देता है। लेकिन जो इंतजार करता है वो न सिर्फ अपनी ऊर्जा बचाता है, बल्कि दुश्मन को लापरवाह होने का, अपनी सबसे बड़ी गलती करने का पूरा मौका देता है। रोनिन ने इंतजार किया और उनके दुश्मन ने खुद ही अपनी हार का रास्ता बना दिया। ये कमाल है। मतलब इंतजार करना एक हथियार है जिससे आप दुश्मन को खुद को हराने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन आपने एक और बात कही थी कि वो अपनी पहचान से ऊपर उठ गए थे। हाँ, और ये इस रणनीति का सबसे मुश्किल हिस्सा है। ऐसा करने के लिए आपको अपने अहंकार से, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से पूरी तरह डिटैच होना पड़ता है। सही बात है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि दुनिया उन्हें कायर कह रही है, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन पर था। हम इस डिटैचमेंट वाले विचार पर बाद में जरूर लौटेंगे, क्योंकि सोर्स के अनुसार यही असली ताकत का शिखर है। बिल्कुल। ये तो हुई पूर्व की बात, जहाँ धैर्य का मतलब अपमान सहना और कमजोर दिखना था। लेकिन सोर्स में पश्चिम का एक बिल्कुल अलग उदाहरण है। हाँ, लुई 14वें का, जहाँ चुप्पी को सत्ता का प्रतीक बनाया गया। मतलब ये रणनीति तो तब काम आई जब आप कमजोर हो,
पर क्या होता है जब आप सबसे ताकतवर हो? सही सवाल है। सोर्स में फ्रांस के राजा लुई 14वें का एक बिल्कुल उल्टा उदाहरण है। वो अपनी ताकत चुप्पी से कैसे दिखाता था? यह कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। लुई 14वां, जिसे सन किंग भी कहते थे, उस समय यूरोप का सबसे ताकतवर आदमी माना जाता था। लेकिन उसकी ताकत चिल्लाने या धमकी देने में नहीं थी। उसकी ताकत थी उसकी रहस्यमयी चुप्पी में। सोर्स में एक सीन का जिक्र है। कल्पना कीजिए कि राजा का मंत्री है, घबराता हुआ उसके पास आता है। वो कोई बहुत बुरी खबर लाया है। शायद कोई युद्ध छिड़ गया है या किसी प्रांत में विद्रोह हो गया है। एग्जैक्टली। मंत्री कांपते हुए सब कुछ बताता है और राजा लुई बिना किसी हाव भाव के एकदम शांत चेहरे से सब कुछ सुनता है। कोई रिएक्शन नहीं। कोई रिएक्शन नहीं, ना गुस्सा, ना डर, ना ही कोई हैरानी। और जब मंत्री अपनी बात खत्म कर लेता तो राजा कुछ नहीं कहता। कोई आदेश नहीं, कोई सवाल नहीं। वो बस 2 शब्द कहता था, मैं देखूंगा। मैं देखूंगा, और बस वहां से चला जाता। सोचकर ही डर लगता है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर कोई बॉस बस इतना कहकर मीटिंग खत्म कर दे तो पूरी टीम की तो नींद ही उड़ जाएगी। बिल्कुल। ये 2 शब्द उस मंत्री को हफ्तों तक बेचैन रखते थे। वो सोचता रहता होगा कि राजा क्या करेगा, क्या उसे सजा मिलेगी, क्या कोई भयानक योजना बन रही है। हाँ, राजा पूरी तरह से अनरीडेबल था, उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। और यही उसकी ताकत का मनोविज्ञान है। हाँ, सोर्स से एक तरह से एम्बिग्विटी इफेक्ट का इस्तेमाल बताता है। इंसान का दिमाग मतलब अनिश्चितता से नफरत करता है। सही है। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाएं या अपने इरादे नहीं दिखाता तो वो दूसरों के दिमाग में एक खाली जगह, एक शून्य बना देता है। और लोग उस खाली जगह को अपनी सबसे बड़ी चिंताओं और अपने डर से भरते हैं। राजा को धमकी देने की जरूरत ही नहीं थी। मंत्री का डर ही उसके लिए सम्मान और ताकत में बदल जाता था। तो मंत्री खुद अपने डर से खुद को कंट्रोल करने लगता था। बिल्कुल। मतलब लुई 14वां अपनी चुप्पी से दूसरों को अपने ही खिलाफ काम करने पर मजबूर कर देता था। ये तो बातचीत और नेगोशिएशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा सबक है। जो पहले बोलता है या ज्यादा बोलता है वो अक्सर अपनी पोजीशन कमजोर कर लेता है। सही बात है। ये जानकारी को नियंत्रित करने की कला है। चुप रहकर आप सामने वाले को बोलने पर मजबूर करते हैं। अच्छा। वो उस चुप्पी को भरने के लिए ज्यादा जानकारी देता है, अपने राज खोलता है, अपनी असुरक्षाएं जाहिर करता है, जबकि आप कुछ भी जाहिर नहीं करते। सोर्स यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या हर बात को तुरंत समझा देना, हर भावना को तुरंत जाहिर कर देना असल में कमजोरी की निशानी है? और लुई 14वें का उदाहरण बताता है कि जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो चाहे आप 47 रोनिन की तरह कमजोर पोजीशन में हो या लुई 14वें की तरह सबसे ताकतवर, चुप्पी और धैर्य दोनों ही स्थितियों में काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये हमें सोर्स के अगले विचार की ओर ले जाता है, जिसे वो ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक की ताकत कहता है। ये थोड़ा मतलब अमूर्त सा लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है लड़ाई का मैदान चुनना। सोर्स कहता है कि ज्यादातर लोग हर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हर लड़ाई? जैसे सोशल मीडिया पर कोई कमेंट कर दे तो जवाब देना है, ट्रैफिक में कोई आगे निकल जाए तो गुस्सा दिखाना है, ऑफिस में कोई छोटी सी बात हो जाए तो उस पर बहस करनी है। हाँ, ये तो होता है। वे हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देते हैं। नतीजा ये होता है कि उनकी सारी ऊर्जा और ध्यान इन्हीं छोटी मोटी लड़ाइयों में खत्म हो जाता है। वो मैदान के बीच में खड़े होकर हर तरफ से आ रहे तीरों का जवाब दे रहे हैं। और ऑब्जर्वर क्या करता है? ऑब्जर्वर लड़ाई के मैदान में उतरता ही नहीं। सोर्स कहता है कि आपका एकांत, आपकी चुप्पी असल में अकेलापन नहीं है। ये आपका बेस ऑफ ऑपरेशंस है, आपका संचालन केंद्र। अच्छा। आप किसी ऊंची पहाड़ी से बैठकर पूरे खेल को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कौन किससे लड़ रहा है, किसकी क्या कमजोरी है और असली लड़ाई कहाँ लड़ी जानी चाहिए। आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं। तो ये एक तरह से अनटचेबल या अछूत बनने जैसा कि छोटी मोटी बातें आप तक पहुंच ही नहीं पाती। पर असल जिंदगी में ऐसा करना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, पर सोर्स इसे एक अभ्यास की तरह बताता है। ये चुनने की कला है कि किस चीज को नजरअंदाज करना है। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए? जब कोई आपको उकसाता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुककर सोचना, क्या ये लड़ाई लड़ने लायक है? क्या इससे मेरे बड़े लक्ष्य पर कोई फर्क पड़ेगा? 99% मामलों में जवाब नहीं होगा। जब आप बेकार की चीजों को नजरअंदाज करना सीख लेते हैं तो आप अपनी ताकत उस एक असली लड़ाई के लिए, उस एक निर्णायक वार के लिए बचा कर रखते हैं जो सच में मायने रखती है। इसका कोई आज का उदाहरण है? क्योंकि ये बातें ऐतिहासिक कहानियों में तो अच्छी लगती हैं,
पर क्या आज भी काम करती हैं? बिल्कुल। बिजनेस की दुनिया को ही देख लीजिए। कुछ कंपनियां होती हैं जो हर महीने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, हर प्रतियोगी के बयान पर प्रेस रिलीज जारी करती हैं, हर ट्रेंड पर कूद पड़ती हैं। वो हमेशा शोर मचाती रहती हैं। बिल्कुल। और फिर कुछ कंपनियां होती हैं जैसे एप्पल, अपने शुरुआती दिनों में स्टीव जॉब्स के अंडर में था। वो सालों तक चुप रहते थे, प्रतियोगी आपस में लड़ते रहते थे, बाजार में शोर मचता रहता था और एप्पल पहाड़ी पर बैठे ऑब्जर्वर की तरह सब कुछ देखता था। और फिर सही समय पर वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करते थे, जैसे आईपॉड या आईफोन, जो पूरी इंडस्ट्री को बदल देता था। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा एक ही निर्णायक लड़ाई के लिए बचा कर रखी थी। वाह, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। तो धीमा होने का मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि सटीक और अचूक होना है। एग्जैक्टली। जैसा कि सोर्स कहता है, बाकी लोग भावनाओं की रफ्तार से चलते हैं, जबकि एक रणनीतिक व्यक्ति अपने प्लान की रफ्तार से चलता है। जब दूसरे घबराते हैं तब वो रुकता है, जब दूसरे बोलते हैं तब वो देखता है, और यही छोटा सा फर्क अंत में सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। ये अपनी गति खुद तय करना है, ना कि बाहरी दुनिया को अपनी गति तय करने देना। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम है, उसे कोई भी नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी योजनाओं का मालिक है, उसे नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन है। तो आज की चर्चा से जो मुख्य बातें सामने आती हैं, वो ये है: धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि नियंत्रण का एक शक्तिशाली साधन है। सही है। चुप्पी एक मनोवैज्ञानिक हथियार है जो आपको दूसरों के मन में एक शक्तिशाली अनपढ़ जगह देती है। और हर लड़ाई न लड़ना, यानी एक ऑब्जर्वर बनना, ऊर्जा बचाने और सही मौके पर वार करने की एक रणनीतिक बुद्धिमतानी है। ये तीनों विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रणनीतिक धैर्य आपको ऑब्जर्वर बनने का समय देता है और एक ऑब्जर्वर के तौर पर आप चुप्पी का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना सीखते हैं। लेकिन सोर्स यहीं नहीं रुकता। आपने शुरू में डिटैचमेंट या अलगाव का जिक्र किया था। सोर्स कहता है कि ये सच्ची ताकत का अगला और शायद आखिरी स्तर है। हाँ, ये धैर्य से भी एक कदम आगे है। कैसे? क्योंकि धैर्य में फिर भी एक उम्मीद होती है कि नतीजा हमारे पक्ष में आएगा। हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं एक खास नतीजे के लिए। डिटैचमेंट का मतलब है उस नतीजे की परवाह ही छोड़ देना। अच्छा। 47 रोनिन ये इसलिए कर पाए क्योंकि वो अपनी जान, अपनी प्रतिष्ठा, अपने परिवार, इन सब नतीजों से डिटैच हो चुके थे। उनके लिए सिर्फ प्रक्रिया यानी बदला लेना ही मायने रखती थी, उसका अंजाम नहीं। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब जब आपको नतीजों का डर ही नहीं रहेगा, तो कोई आपको डराएगा कैसे? बिल्कुल। और यहीं हम आज की चर्चा को एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करेंगे, जो सीधे सोर्स के अंत से लिया गया है। ये हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए है। जिस दिन कोई व्यक्ति नतीजों की परवाह करना छोड़ देता है, उस दिन वो किसी भी तरह के मैनिपुलेशन या हेरफेर से इम्यून यानी प्रतिरक्षित कैसे हो जाता है। और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल, जो इंसान सबसे कम चाहता है, वही सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों होता है?